नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है ये टारगेट 2022 बैच में, जिनको 2022 मुख्य परीक्षा की अपनी तैयारी करनी है मेंस की। ये बैच उनके लिए है जो बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ बात कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में, जो भी हमारे स्टूडेंट अवेयर नहीं है उसको लेकर, वो इसको लेकर अवेयर हो जाएं कि हम अभी सिलेबस पे बात कर रहे हैं और हम सोशल इश्यूज़ के सिलेबस को समझना चाहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हर समय मैं एक इनोवेशन की तरफ जाता हूं कि मुझे अपनी टीचिंग में इनोवेशन करना है। पिछले कुछ समय से हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं और देश का सबसे बेहतरीन जो आंसर राइटिंग बैच है, जिसे हमने 20 प्रिंसिपल्स पावर राइटिंग बैच कहते हैं, उसके साथ हमने एक राइटिंग की एक नया जोश, एक नया जुनून शुरू किया है। और निश्चित रूप से उसमें जो स्टूडेंट हैं उनको एक बहुत ही अलग एक डायमेंशन पता चल रहा है। जो लोग उसके स्टूडेंट होंगे वो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि मैं उनमें क्या नया एक डायमेंशन क्रिएट कर रहा हूँ। आखिर ये सभी चीज़ें एक श्रृंखला का हिस्सा है, एक जो है सीरीज़ का हिस्सा है। क्योंकि मेंस के परीक्षा में जो 1750 मार्क्स होते हैं, 1750 मार्क्स, उसमें मैंने आपको पहले बताया था कि जो उसका हार्ट होता है वो उसकी आंसर राइटिंग होती है। यानी आप किसी चीज़ को जानते हैं और उसको कैसे लिखते हैं, इन दोनों के बीच में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। राइट दोस्तों। पर जो मैंने बताया कि मेंस की जो परीक्षा होती है वो 1750 मार्क्स होती है। प्री के मार्क्स जोड़े नहीं जाते हैं, 1750 नंबर। और इसमें भी जो सबसे कॉमन इसमें नंबर पाने का तरीका होता है वो होता है उत्तर लेखन, यानी आंसर राइटिंग। राइट, इसीलिए मैंने पावर राइटिंग का एक बैच शुरू किया और बहुत से स्टूडेंट उसके साथ जुड़े होंगे और उसको समझ में आ रहा होगा कि जिस तरह हमें बताया जाता है कि पढ़ लो, पढ़ना आएगा तो लिखना अपने आप आ जाएगा। आपने देखा कि आपकी छोटी छोटी करेक्शंस जिसमें मैं सुधार कर रहा हूँ वो एक अलग ही लेवल पर जा रही है। अब मैं यहाँ पे इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। हमें पता है कि मेंस जो मुख्य परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा में सबसे डोमिनेंस मार्क्स जो होते हैं यानी 1000 मार्क्स, वो हमारे जीएस के होते हैं, जिसके लिए पूरा का पूरा बैच है। तो जीएस में जो मार्क्स होते हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, दो सेगमेंट। एक तो हर सब्जेक्ट के अंदर कई सब्जेक्ट्स इनपुट होते हैं। जैसे मान लीजिए हम जीएस पेपर 1 की डिस्कशन कर रहे हैं तो इसमें सोशल इश्यूज यानी इंडियन सोसाइटी के साथ साथ ज्योग्राफी और हिस्ट्री का भी बहुत ढेर सारा इनपुट होता है। पर ऐसा यूपीएससी यहाँ पर इसको 3 डायमेंशन में क्रिएट कर देता है। मान लीजिए सोशल इश्यूज हो गए या इंडियन सोसाइटी का पार्ट हो गया तो उसमें 11 टॉपिक उन्होंने डाल दिए। लेकिन इसके अंदर जब आप जाते हैं तो आपको लगता है कि पूरी दुनिया इसके अंदर बसी हुई है और हर डायमेंशन को इन्होंने बहुत सोच समझ कर कवर किया है। एक एक टॉपिक जो यूपीएससी चुनता है वो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही मकसद के साथ चुनता है। वो जो ऑफिसर्स बनाने के लिए उनको ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हीं वो टॉपिक डालता है। ऐसा नहीं कि किसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठा के वहाँ उन्होंने डाल दिया या किसी भी तरीके से जो है एट रैंडम वहाँ पर कुछ डाल दिया, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर बेसिकली क्या होता है, वहाँ पर बहुत सोच समझ कर बहुत ही अच्छे तरीके से उसको जो है वो डेवलप किया जाता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेट है, एक प्रशासनिक योग्यता है, वो कैसे जो है वो पता चलेगी और प्रशासन को किस रूप में चलाया जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मुझे ये समझ में आता था कई बच्चे सिलेबस पढ़ भी लेते थे तो भी वो उसका आउटपुट नहीं निकाल पाते थे। तो मैंने इन दोनों चीज़ों को मर्ज किया और यहाँ पर जो क्वेश्चंस को समझते हुए, कई बार ऐसा अगर आपने आंसर राइटिंग मेरी जो बैच में देखा होगा या अभी जो बच्चे उसको पढ़ रहे होंगे कि क्वेश्चन को समझना ही अपने आप में बहुत चैलेंज होता है। आपने देखा मैंने 3 दिन लगातार 6 कैटेगरी के क्वेश्चंस जो है बार बार आपसे सॉल्व कराए और आपने धीरे धीरे उस पर अपनी एक महारत हासिल की मेरे साथ प्रैक्टिस करके। तो आपने देखा कि क्वेश्चन को समझना ही अपने आप में एक एक क्वेश्चन के अंदर कई तरह के डायमेंशन छुपे होते हैं। अब यहाँ पर मुझे ये लगा कि बच्चों को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए टाइम बहुत कम मिलता है, तो मैंने पूरे कोर्स को ही जो है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट और कॉन्सेप्ट के साथ मर्जिंग करते हुए बनाया है, जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा। और यूपीएससी कहाँ से हर टॉपिक के साथ अपने क्वेश्चन को जस्टिफाई करता है और क्वेश्चन का आयाम कैसे लेकर आ जाता है। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। कल हम लोगों ने बात किया एक ऑफिसर को क्या करना होता है। यूपीएससी, देखिए हर सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं वो बड़ा यूनिवर्सिटी का भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशल इश्यूज, ये यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा जाता है। लेकिन यूपीएससी अगर यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा जाता है तो यूपीएससी अपने लिए अलग सिलेबस क्यों बनाता है। वो किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठा ले, वो किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर उठा के और उससे परीक्षा ले ले, नहीं, ये अपना सिलेबस खुद तैयार करता है, ये अपना जो है वो एग्जामिनेशन खुद कंडक्ट करता है, ये अपने लिए खुद से जो है वो क्वेश्चन बनाता है। उसके पीछे रीज़न क्या है, एक ऑफिसर इन सब्जेक्ट्स के माध्यम से क्या हासिल करना चाहता है, समाज में वो क्या चीज़ लेकर आना। मैंने आपको कल 3 चीज़ें बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्या था, मैंने एक बार फिर से मुझे याद दिला दें जो कल मैंने आप लोगों को बताया कि 3 वो चीज़ें होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। और आज हमारे स्टूडेंट ने कई न्यूज़पेपर की कटिंग भी मुझे भेज दी सुबह सुबह, और तमाम तरह की जो है नई चीज़ें अभी है। उसमें एक बच्चे ने भेजा कि एक बच्चे को मंदिर में जाने से रोक दिया गया, उसके प्रवेश पर जो है जुर्माना लगाया गया।
तो मैंने कल 3 चीज़ों के बारे में बात की थी, मुझे बता सकते हो किस चीज़ के बारे में मैंने बात की थी? डिग्निटी एंड इक्वलिटी, शाबाश। सुरक्षा, सम्मान, डिग्निटी एंड इक्वलिटी, समानता। पूरा समाज इन्हीं के साथ जो है वो बड़े महत्वपूर्ण तरीके से चलता है, सुरक्षा, सम्मान और समानता। तो ये एक ऐसे गहरे कॉन्सेप्ट होते हैं जो पूरे सेटअप को डेवलप करने का काम करते हैं, राइट? पूरे सेटअप को डेवलप करने का काम करते हैं, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। और यहीं से हमारी बात जो है वो शुरू होती है। और ऑफिसर को ये 3 चीज़ें ही प्रिवेल करनी पड़ती है, क्योंकि समाज में ये 3 चीज़ें अक्सर मिसिंग होती हैं। जैसा हम देखते हैं कि अक्सर ये क्या होता है, मिसिंग होती हैं। तो चलिए आज हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं, और अपनी बात को शुरू करने के साथ साथ हम इसको समझते हैं कि इसके डायमेंशन हमारे सामने किस रूप में है। क्लियर है? गुड। तो ये तीनों चीज़ें आप समाज में जब देखते हैं तो आप देखते हैं पूरी तरह से मिसिंग है। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोग इसी का एक लार्ज वर्जन देखने जा रहे हैं सिलेबस में, कि कैसे इन पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब हम टू द पॉइंट आ रहे हैं, और पेपर 1 में किस तरह से इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चन को डेवलप किया जाता है, कैसे उनको बनाया जाता है। लेट्स स्टार्ट इट। चलिए, तो कल हम लोगों ने एक बात की थी और हमने देखा था कि यूपीएससी ने पेपर 1 में 11 टॉपिक दिए हैं, और इन टॉपिक के पीछे मैंने एक कॉन्सेप्ट आपसे कहा था, एज एन ऑफिसर आपको एक हार्मोनियस सोसाइटी, एक जो है ऐसा समाज बनाने के लिए प्रेरित होना होगा जिसमें दंगे फसाद ना हो, राष्ट्र की ऊर्जा नष्ट ना हो, आपस में इतनी रस्साकसी ना हो कि राष्ट्र कहाँ जाना चाहता है वो तुम्हें पता ही ना चले, वो तुम्हारा पूरा आइडियोलॉजी ब्लर हो जाए। तो आप लोगों ने इस बात को बड़े अच्छे से समझा। मैंने कल एक रुगमाल का एग्जाम्पल लिया था, और मैंने आपको बताया था कि लगभग यूपीएससी ने बहुत सोच समझ के वो 11 डायमेंशन जो भारतीय समाज को, इंडियन सोसाइटी को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं और जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसको इसने शामिल किया है। जिसमें मैंने आपको पहले वो बताया था कि साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी कि भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, मुख्य जो उसके चरित्र है उसके बारे में बात करता है। ये चाहे विरोधाभासी हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे बुरा हो, आपको इसके लगभग हर पहलुओं की जांच करनी पड़ती है। कैसा हमारा समाज है, डाइवर्स है, कैसे ही हमारी आइडेंटिटीज़ है, हमारी डाइवर्स आइडेंटिटीज़ है। कई बार आइडेंटिटीज़ ऊपर और नीचे दोनों की तरफ भागती है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में चलती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलती है। डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में विविधताएं हैं, और विविधताएं कई बार जो है वो शक्ति भी बन जाती है। जैसे अगर आप ध्यान से देखें डाइवर्सिटी का फायदा क्या क्या होगा, सोच के देखिए। अगर आप जाते हैं भारत में, आप देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की हमारी पेंटिंग्स हैं, अलग अलग तरह के बर्तन बनाने के तरीके हैं, अलग अलग तरह का हैंडीक्राफ्ट है। कहीं पर कॉटन का काम हो रहा है, कहीं सिल्क का काम हो रहा है, कहीं पर टसर सिल्क, कहीं कांजीवरम। आपने देखा होगा भारत के अलग अलग हिस्सों में जो चित्र बनाने का जो सेगमेंट है, चित्र बनाने, बर्तन बनाने का, पेंटिंग्स बनाने का, राजस्थान जाते हैं तो वहाँ अलग तरह के कलर्स का यूज़ किया जाता है, अलग तरह का जो सेगमेंट होता है। महाराष्ट्र जाते हैं तो वहाँ पे अलग तरह की पेंटिंग, अलग तरह के बर्तन, अलग तरह का जो पच्चीकारी, ये सब वहाँ आपको दिखाई पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो आपको बांस पे काम दिखाई पड़ता है, वो अलग तरह के सेगमेंट्स होते हैं। तो भारत के अलग अलग हिस्सों में देखते हैं तो भारत की जो खूबसूरती आपको दिखाई पड़ती है, कपड़ों में, हमारे हैंडीक्राफ्ट में, हमारे एक तरह से कह सकते हैं रंगों में, चित्रों में, और जो भी हम लोग जो जैसे हम लोग हैंडीक्राफ्ट कहते हैं कालीन बनाने में, तो वो हमें भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग दिखाई पड़ती है। एक समय भारत इस विविधता को बहुत अच्छी तरह जानता था, और जब जानता था और वो अपने हैंडीक्राफ्ट पे फोकस करता था, तो उस समय भारत का व्यापार पूरी दुनिया में 17.5% था, यानी कि यूरोप की जीडीपी से भी ज़्यादा हम अकेले अपना फॉरेन ट्रेड किया करते थे, और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और भारत इस व्यापार के माध्यम से पूरी दुनिया का सोना चांदी खींचकर अपने पास लेकर आता था। लेकिन सवाल ये हुआ कि धीरे धीरे हम अपने उस पहचान को भूले, हम अपने हैंडीक्राफ्ट को जो है वो हमने डिसॉल्व किया, बड़े बड़े उद्योगों की तरफ चले गए। हमने लगा कि शायद बहुत बड़े बड़े उद्योग ही भारत का भला कर पाएंगे, और जो हर घर में हमने उद्योग लगाए थे, जो हमारे एवरी हाउस जो हमने जो है वो वहाँ पे एक फैक्ट्रीज बनाई थी, जो स्किल बेस्ड थी, उस परिवार की स्किल, उस परंपरा, उस जो है वो जो उसके खानदान से चली आ रही है, उस स्किल को धीरे धीरे हमने डिसॉल्व कर दिया। नतीजा भी रहा कि भारत आज फॉरेन ट्रेड में बहुत पीछे चलता चला जा रहा है। आज हमारे पास केवल 1.9% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी का हमारे पास जो है फॉरेन ट्रेड है, जो कि बहुत कम है। 70.5% का जो है वो मालिकाना हक रखने वाला आज 1.9 पर आकर रुका हुआ है, और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि किसी
किसी भी राष्ट्र को अपनी संस्कृतियों में, अपने कल्चर में अपनी ताकत की पहचान करनी होती है। किसी भी राष्ट्र की ताकत कहाँ होती है? जैसे इंसान की ताकत उसकी मसल्स में होती है, ठीक है, कि वो कितना एक्सरसाइज कर रहा है, कितनी उसकी मसल्स स्ट्रांग है। उसी तरह किसी भी राष्ट्र की ताकत उसकी सांस्कृतिक जड़ों में होती है, उसकी कल्चरल रूट्स में होती है। जितना राष्ट्र अपने कल्चरल रूट्स को आइडेंटिफाई करके रखता है, जितना उसको जो है वो जोड़ कर रखता है, क्योंकि पेड़ की जड़ें क्या करती हैं? पेड़ की जड़ें उस मिट्टी से पोषण को खींचती हैं। पेड़ की जड़ें क्या काम करती हैं? एक तो पहली बात, उस पेड़ को आधार देती हैं, ट्री को जो है बेस देती हैं, और साथ साथ उसके रूट्स क्या करते हैं? न्यूट्रिशन को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं उस सॉइल से, और इसकी वजह से वो पेड़ मजबूत और हरा भरा बना रहता है। हरा भरा बनने का मतलब वो जीवंत है, इसका मतलब होता है कि वो कॉन्टिन्यूअस ग्रो कर रहा है, और मजबूत होने का मतलब है कि किसी भी मुसीबत में वो नहीं हिलेगा। भारतीय संस्कृति की जड़ें यानी इंडियन कल्चर की जड़ें भी बहुत ही गहरी हैं, और ये कल्चर सोसाइटी के साथ जाकर जुड़ता है। सोसाइटी जो है वो कल्चर के साथ जो है वापस में एक अपना एक जो है पूरा एक पहचान को डेवलप करती है। तो अगर कोई राष्ट्र मजबूत होना चाहता है, हरा भरा होना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, तो उसको अपनी जड़ों को सींच के रखना पड़ता है, अपनी मिट्टी को पकड़ के रखना पड़ता है। तो समाज और संस्कृति की जो हमें पढ़ाई की जा रही है, वो हमें बताया जा रहा है कि भारत के रूप में, भारतीय के रूप में हमारी सांस्कृतिक जड़ें कितनी गहरी हैं, हम कितने डेप्थ में जाकर ये काम कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें ध्यान से, इस डिबेट को थोड़ा सा गहराई से जाकर समझने की शुरू करिए, क्योंकि भारतीय समाज में एक बड़ी खास बात समझ में आती है। मैंने कल आपको एक लाइन बोली थी कि ये एक ऐसी गतिशील अवधारणा है जिसका बहुत बड़ा हिस्सा क्या है? वो जड़वत है। इट्स अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट विच हैज़ अ लॉट ऑफ रिजिडिटी एंड फ्रिक्शन विद इन सेल्फ। यानी समाज में, जैसे आप आज बच्चे ने एक क्वेश्चन दिया कि एक मुझे अखबार शेयर किया, आपने देखा कि वो बच्चे को आज भी जो है वो दूसरे दलित बच्चा, तो उसको मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया। अब भगवान की परिभाषा भी यहीं पे बैठा रहे। एक तरफ आप प्रोग्रेसिव समाज की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं? वो रिग्रेशन को जो है आप फॉलो कर रहे हैं, वो एक जड़वत्ता को आप फॉलो कर रहे हैं। तो समाज में ये क्या होगा? एक तरफ आप गतिशील अवधारणा बता रहे हैं कि हम 21st सेंचुरी में एंटर कर चुके हैं, नाउ वी आर द पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एक तरफ समाज आगे जा रहा है, मॉडर्निटी की तरफ जा रहा है, एक तरफ जो है वो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है। मैं मॉडर्निटी और वेस्टर्नाइजेशन को एक शब्द नहीं मानता हूँ, सॉरी टू से। मेरे साथ जब आप पढ़ेंगे तो मैं मॉडर्निटी और वेस्टर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकता और पश्चिमीकरण, इन दोनों को कभी एक शब्द के रूप में नहीं लेता हूं। ठीक है, जिनको भी लग रहा हो कि आधुनिकीकरण मतलब पश्चिमीकरण है, उनकी धारणा को मैं इस क्लास में तोड़ दूंगा। तो यहां पर जो है वो, और दूसरा समाज जो होता है वो क्या हो रहा है? वो वहीं पर रुका हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा वो पीछे की तरफ जा रहा है, बट वो रुक गया है। वो किसी भी इतिहास की एक अवधारणा, एक सोच को लेकर बैठा हुआ है, और वहां पर क्या कर रहा है? वो उसको जड़वत हो गया है। तो इतिहास में समय समय पर जो है देश काल में अलग अलग धाराएं प्रवेश करती हैं, वो उसी के साथ रुक गया। उसने एक मान्यता को पकड़ लिया है कि इनको फलाने को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई इस समय में, तो उसने समझ लिया कि मेरा समय यहीं से शुरू हो रहा है। क्योंकि वो भारतीय इतिहास को समझ ही नहीं पा रहा है, उसकी जो परंपराएं, मान्यताएं उसके फायदे के हिसाब से सही हैं, या उसको जो पढ़ाई लिखाई और बताई गई हैं उसी को उसने अपना आधार मान लिया। और इतिहास के अलग अलग टुकड़ों को जब समाज पकड़ के बैठ जाता है, यानी मुझे ये बताया गया उस समय ऐसा हुआ, किसी ने बताया कि महिलाएं पर्दे में रहती हैं, ये किसी मेडाइवल टाइम में था, तो हमने उसी अवधारणा को पकड़ के हमने मान लिया कि मेरा इतिहास मेडाइवल से ही शुरू हुआ है, मध्यकालीन शुरू हुआ है, और मैंने उस परंपरा को मान लिया कि औरत पर्दे के अंदर ही रहेगी, उसका चेहरा नहीं दिखना चाहिए, या बुर्के के अंदर रहेगी, उसका चेहरा नहीं दिखना चाहिए। सही या गलत की मैं परिभाषा नहीं दे रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि हमने एक समय को, इतिहास के एक कालखंड को पकड़ा, और कालखंड को पकड़कर हमने क्या किया? हम वहीं पर रुक गए। तो इसका मतलब, रुक जाने का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज रुक जाती है तो उसमें ब्रेक लग जाता है, इनर्शिया क्रिएट हो जाता है, उसमें एक जड़वत्ता आ जाती है, और समाज एक तरफ गतिशील अवधारणा के साथ है और एक तरफ जड़वत है। आप बताइए कैसे हो सकता है कि एक अवधारणा आपको चलती हुई दिखाई पड़ रही है, लगातार लोगों के मूल्य बदल रहे हैं, संयुक्त परिवार अब एकल परिवारों में कन्वर्ट हो गए, ज्वाइंट फैमिली कन्वर्ट इनटू द न्यूक्लियर फैमिलीज, हमारे वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा में बदलाव आ रहा है। गुरु जी कब पढ़ाओगे? अभी देखो इसी पे ही ढेर सारे कमेंट्स आ रहे होंगे, अरे यार ये क्या बातें कर रहे हो, कोई किसी को दिल भेज रहा है, कोई कैसी हो तुम, इस तरह के चैट्स यहां पर चल रहे हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा, पहले तो शिष्य जो था वो गुरु को फॉलो करता था, हर चीज उसके हिसाब से करता था, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करता था। अब तो कुछ नहीं है, अब तो चीजें बदल गई हैं। आपको पता है गुरु जी ना आपको देख पा रहे हैं, ना आप तक पहुंच पाएंगे, तो आप जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। तो ये चीजें क्या हो रहा है? समय के साथ हमारे जो मूल्य हैं वो बदलते चले जा रहे हैं, हमारे सांस्कृतिक मूल्य बदलते चले जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है यहाँ पे,
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो ये होता है कि एक तरफ तो हम बदलाव की तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम वहीं रुके हुए हैं या हम अपने आप को जड़वत किए हुए हैं किसी भी इतिहास की एक परंपरा को दुहाई देते हुए, उसकी एक जहां पर मेरी समझ है मैंने उसको पकड़ लिया और मैं वहीं रुक गया। अब एक चीज चलने की कोशिश कर रही है और एक चीज रुकने की कोशिश कर रही है, तो इससे समाज में एक शब्द निकल कर आता है। बड़ी इंपॉर्टेंट समझना, समाज में एक शब्द का जन्म होता है और यहीं से हमारी समस्याओं का भी जन्म होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक संघर्ष। ये सामाजिक संघर्ष, वैचारिक संघर्ष, सांस्कृतिक संघर्ष, इसको हम लोग स्ट्रगल इन सोसाइटी बोलते हैं। स्ट्रगल इन सोसाइटी, ये हमारा कल्चरल संघर्ष भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है, ये हमारा मूल्य आधारित वैल्यू बेस भी हो सकता है, जिसको हम लोग एथिकल भी बोलते हैं। वैल्यू बेस यानी मूल्य आधारित भी हो सकता है। ये हमारा आर्थिक भी हो सकता है, इकोनॉमिकल भी हो सकता है, ये राजनीतिक संघर्ष भी हो सकता है, ये लैंगिक संघर्ष यानी जेंडर बेस्ड स्ट्रगल भी हो सकता है। तो कई तरह के संघर्ष जो है वो निकल कर आते हैं, जो अपनी संस्कृतियों से अपना जन्म लेते हैं। ये क्षेत्रीय, भाषाई, अगर कल्चरल में जाते हैं तो हमें लैंगिक, क्षेत्रीय, भाषाई, इन सभी तरह का हमें क्या दिखाई पड़ता है। कोई लैंग्वेज को लेकर लड़ाई कर रहा है, कोई क्षेत्र को लेकर लड़ाई कर रहा है, तो यहां पर एक संघर्ष जन्म देता है। संघर्ष इसलिए होता है क्योंकि एक हिस्सा इसका गतिशील बना हुआ है, ये चलना चाहता है, और एक हिस्सा वहीं पर रुका हुआ है। वो कहता है कि मैं अपने इतिहास की किसी भी कालखंड को पकड़ लिया, उसमें बताया गया था कि महिला को घर के अंदर रहना है, तुमने वही पकड़ लिया, तुमने मान लिया कि मेरा इतिहास वहीं से शुरू होता है, तुम्हें बताया गया ऐसी परंपरा को फॉलो करना है, तो तुमने अपने इतिहास को, जबकि इतिहास तो एक अनवरत धारा है, हिस्ट्री एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो है। कल मैंने एनसीईआरटी हिस्ट्री में आपको यही चीज पढ़ाई थी और वहां आपको बताया था कि कैसे इतिहास एक नदी की तरह होती है और हम इस कड़े पे जो है आके देख रहे हैं, और उसमें समय समय पर अलग ट्रिब्यूटरीज, अलग अलग नदियां अपनी सांस्कृतिक जल को लाकर डालती हैं। इतिहास यही है। और मैंने जब आपको कल इतिहास पढ़ाया तो उसके पीछे पर्पस भी यही था कि आप उसको समझें। और मैंने आपको देश काल शब्द के बारे में बताया था एनसीईआरटी में। देश काल का मतलब एक अलग होता है। देश का मतलब इंग्लिश में उसको जो हम ट्रांसलेट करते हैं वो नेशन नहीं है। देश काल को भारतीय परंपराओं में अलग रूप से इस्तेमाल किया गया है। तो यहां पर जब हम देखते हैं कि समाज का एक हिस्सा इनर्शिया के साथ है, जड़वत है, दूसरा जो आपका सोसाइटल पार्ट है वो मूवमेंट कर रहा है, वो बदलाव चाहता है, तो एक बदलाव चाहता है, एक रुका हुआ है। तो कई बार आपने देखा होगा जब कोई चीज, कोई ऐसा है, आप एक टेप ले लें और चिपका दें उसको, ठीक है, किसी चीज को चिपकाएं, और जब आप उसको उखाड़ते हैं तो आप देखते हैं कि जो उखाड़ रहे हैं उसको मूवमेंट करा रहा है, और नीचे जो कहता है वो नीचे से जो पेपर होता है, बेस होता है, फट जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो भारतीय संस्कृति है, जिसको हम भारत बोलते हैं, देश बोलते हैं, वो इस उखाड़ने के चक्कर में कि एक मूवमेंट करना चाहता है, एक रुका हुआ होना चाहता है, इसके बीच में वो दो फाड़ में डिवाइड तो नहीं हो गया, वो फट तो नहीं रहा है, और ऐसी कंडीशन में जो हमारा हार्मोनियस फैब्रिक है वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। हमें इसको इतनी गहराई से ही समझना पड़ेगा। तो अब जो आप देखते हैं जो सिलेबस है, एक्चुअली में ये सिलेबस अगर मैं एक शब्द में डिफाइन करूं, वो पेपर 1 का जो इंडियन सोसाइटी का जो सिलेबस है वो क्या है। अगर तुमसे कोई पूछे कि पेपर 1 में ये जो 11 टॉपिक दिए, अभी मैं इसको 11 को जो है वो 111 में कन्वर्ट कर दूंगा, इसके बहुत माइक्रो लेवल पे मैं जाऊंगा। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि भारतीय समाज को, इस पूरे सिलेबस को एक शब्द में डिफाइन करो, तो वो शब्द होगा संघर्ष, यानी स्ट्रगल इन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, सब तुम्हें अच्छी अच्छी बातें नहीं बताई जा रही हैं। ये स्ट्रगल जो है वो कल्चरल स्ट्रगल, वैल्यू बेस्ड स्ट्रगल, इकोनॉमिकल स्ट्रगल, पॉलिटिकल स्ट्रगल आप हर जगह देख रहे हैं। पॉलिटिक्स का मतलब हो गया पावर स्ट्रगल। पॉलिटिक्स को लोग क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि पॉलिटिक्स सत्ता यानी शक्ति देती है, और शक्ति तुम्हें समाज में शीर्ष पर ले जाकर स्थापित करता है। जो शीर्ष पे यानी कि हेड पर आ गया। जाति व्यवस्था क्या है? जाति व्यवस्था, अगर मुख्यतः आज की जो हम जाति व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उस जाति व्यवस्था को अगर ध्यान से देखोगे तो जो जाति व्यवस्था के शीर्ष पर उसके पास पावर आई हुई है, वो समाज के अन्य हिस्सों को ड्राइव कर सकता है। आदिकाल से यानी प्राचीन समय से इतिहास में जब आप देखते हो तो शक्ति यानी सत्ता की प्राप्ति, जब हमने राज्यों की स्थापना की, जब हमने राजशाही बनाई, हमने जो है वो किंगडम मोनार्की एस्टैब्लिश की, तो वहीं से हमें सत्ता की यानी कि शक्ति की जो हमें एक भूख लगी हुई है। तो हम जिस भी माध्यम से, एक राजा होता है जो अपने ताकत से अपने राज्य पे कब्जा करता है, उसका विस्तार करता है और वो शासन करता है, लेकिन हर कोई व्यक्ति राजा नहीं होता है। तो समाज में अलग अलग टुकड़ों में हमें अलग अलग समय पर सत्ता की भूख हमेशा रहती, पावर की भूख हमेशा रहती है। और ये पावर की भूख ही तो है जो, अगर बहुत ज्यादातर आईएएस एस्पिरेंट से बात करो तो वो पावर के कारण ही तो यूपीएससी देना चाहते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जिनके अंदर बदलाव की एक आग होती है,
कि मुझे आगे जाकर बदलाव करना है और पूरे जीवन भर एक संघर्ष करना है, एक लड़ाई लड़नी है। तो जो अगर मैं तुमसे कहूं कि पेपर वन का जो इंडियन सोसाइटी का सिलेबस है वो क्या है, तो उसका मुझे जो समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि वास्तव में भारतीय समाज के अंदर जो कैरेक्टर है, एक जो हमेशा गतिशील बने रहना चाहता है, एक वो जो अपनी परंपराओं, इतिहास के किसी कालखंड को, किसी भी देश काल को देखते हुए उस पर अपनी परंपराओं का जो लंगर, जैसे जहाज जब पोर्ट के किनारे जाता है तो अपना लंगर डाल देता है। लंगर भारी भरकम जो है वो एक सेगमेंट होता है जो जाकर वो उसको फंसा ले जाता है ताकि नाव इधर उधर ना जाए, तो वो अपना लंगर डाल देता है। लेकिन लंगर का मतलब समुद्र का किनारा नहीं होता है, वो समुद्र का अंत नहीं होता है। उसको जहां सुविधा मिलती है वहां पर वो क्या करता है, अपना लंगर डाल देता है, आगे कहीं जाना होता है लंगर उठाता है, फिर चल देता है। तो उसी तरह भारतीय समाज में ऐसे बहुत से कालखंड, ऐसे बहुत से ग्रुप होते हैं जो जगह जगह अपना लंगर डालकर बैठ गए। इतिहास के वो किसी हिस्से को अपनी सुविधा के हिसाब से वहां उन्होंने लंगर डाल दिया और उसको मान लिया कि भैया यही हमारे सागर का अंत है और मैं इसी परंपराओं, इसी मान्यताओं को लेकर चलता रहूंगा। ध्यान से देखें, अगर आप भारतीय इतिहास का थोड़ा भी अध्ययन करते हैं, थोड़ी भी उसके बारे में जानकारी रखते हैं, तो आपको पता होगा कि समय के साथ साथ बहुत सी चीजें बदलती रही हैं। बदलाव में वो पॉजिटिव भी बदलाव था और वो निगेटिव भी बदलाव था। ठीक है, कभी भी आप देखेंगे तो हमेशा से पर्दा नहीं था महिलाओं के लिए, हमेशा से उनको जो है वो पर्दे में, व्हील्स में नहीं रखा गया था। तो आखिर ये कब आया और कब समाज ने उसको अपना अंतिम सत्य मान लिया और उन्होंने मान लिया कि ये मेरे लिए सुविधाजनक है, मेरे लिए इजी है, मेरे लिए जो है वो कंफर्टेबल है, तो मैंने उसको वहां से उठा लिया। लेकिन तुम्हारा इतिहास वहां से नहीं था, तुम्हारा इतिहास तो बहुत पीछे से चलता चला आ रहा है। ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने वैदिक सूत्रों की रचना भी की थी, तो आप उनका उदाहरण क्यों नहीं ले रहे? लेकिन मैं कंफर्टेबल हूं कि मेरी अपनी सत्ता, मेरी अपनी पावर बनी हुई है। तो पुरुष जो है वो पैट्रियार्कल के माध्यम से, पितृसत्तात्मक व्यवस्था के माध्यम से महिला के ऊपर वो काबू किए हुए वो अपनी सत्ता को स्थापित किए। तो समाज में जो ये सत्ता का संघर्ष है, जो पावर स्ट्रगल है, पावर स्ट्रगल ये बड़ा खतरनाक है। ये ऊपर एक मोनार्क से शुरू करके, एक राजा से शुरू करके आप देखेंगे हर घर तक जाता है। हर घर में एक पावर फैक्टर होता है, इसी की बात सुनी जाएगी, इसी के पास धन होगा, इसी के पास पैसा होगा, बैंक अकाउंट होगा। ठीक है, ये जो है वो जो करना चाहे, तो ये राजा से शुरू करके या आपके हेड ऑफ द कंट्री से शुरू करके ये हर घर तक जाता है। ये पावर स्ट्रगल, ये पावर स्ट्रगल हर चीज में है। आज जो भी हमारे समाज में घटनाएं हो रही हैं, रेप की घटनाएं हो रही हैं, इसमें क्या हो रहा है? कल अब मैंने पढ़ा कि एक व्यक्ति था, उसने जो है वो जब वो रेप करने में असफल रहा तो उसने महिला को मार पीट कर घायल कर दिया, मरणासल अवस्था में पहुंचा दिया। तो इसका मतलब है कि पावर स्ट्रगल है कि अगर पावर उस ताकत को, उस वैश्यपन को दिखा रहा है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इन्हीं चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे समाज में कैसे चलता है, क्या होता है। तो अगर मैं इंडियन सोसाइटी के इस सेगमेंट को देखता हूं तो ये समाज के अंदर ये जो अलग अलग, चाहे वो सांस्कृतिक पहचान हो, आर्थिक हो, मूल्य आधारित हो, मूल्यों का भी संघर्ष होता है, वैल्यूज का भी संघर्ष होता है। और ये संघर्ष जब हम भ्रष्टाचार पढ़ते हैं, तो हम किसी एथिक्स को पढ़ते हैं, नॉन एथिकल चीजों को पढ़ते हैं, तो हमें ये संघर्ष दिखाई पड़ता है। और पावर फैक्टर, यानी कि हमें सत्ता के रूप में भी जाना होता है। जैसे अगर मैं देखूं तो ये पावर फैक्टर हमें बहुत माइक्रो लेवल पे लेकर जाता है। मान लीजिए मैं एग्जांपल आपसे देता हूं, अगर मैं जाति व्यवस्था में देखूं, ठीक है, मैं जाति व्यवस्था में देखूं, जाति 1 और जाति 2, एक जाति अपने आप को सुपीरियर कहती है कि भाई हम जो है वो टॉप मोस्ट पे, पूरे क्रम में टॉप पे बैठे हुए हैं, तो वो एक वाली जाति दूसरे वाली को दबाएगी। फॉर एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, उसको क्या करेगी, बोले तुम्हें यहां नहीं जाना है, तुम्हें वहां नहीं जाना, तुम्हें ये नहीं करना है, हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है। और वो इतिहास के किसी एक टुकड़े को उठाएगी और अपनी बात को जस्टिफाई करेगी। ठीक है, जस्टिफाई करेगी कि भाई हमें ये सारी ताकत मिली हुई है। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि केवल पावर स्ट्रगल 1 और 2 के बीच में, उच्च जाति और निम्न जाति के बीच में पावर स्ट्रगल दिया हुआ है? नहीं, आ जाओ इसके अंदर आओ। ये 2 वाला जो है जब अपने परिवार में जाएगा तो ये जो पुरुष है ये इस महिला के ऊपर अपना पावर फैक्टर डेवलप करेगा। ठीक है, इसी परिवार की जो महिला होगी, जो ये सामाजिक रूप से ये 2 जो है एक के नीचे दबा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि इसने जो है अंदर अपने घर में समानता रखी होगी, ये 2 जाएगा अपने समाज में, अपने समाज में इस घर की महिला को जो है वो उसके ऊपर जो है वो पावर फैक्टर क्रिएट करेगा। तो ये पावर ट्रसल जो होता है वो हमारे यहां, जिसको हम लोग कहते हैं सत्ता का या शक्ति का संघर्ष, ये ऊपर से नीचे तक बना रहता है। और शक्तियों के इसी संघर्ष की वजह से हमें समाज में असमानता देखने को मिलती है, एक संघर्ष हमें देखने को मिलता है। तो जो शक्तिहीन हो जाता है, जो शक्तिहीन हो जाता है, वो शक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है। देखो लिखा हुआ है,
क्या काम करेंगे महिला संगठन? ये उसी संघर्ष में उस महिला को जो शक्तिहीन हो चुकी है, जिसके पास शक्तियां नहीं ली गई, उसको सशक्त करने का कारण बनेगी, राइट? सशक्त करने का, एम्पावर्ड करने का कार्य करेगी। यहां पर ये सेगमेंट है। अब एक व्यक्ति है जिसके पास थोड़े पैसे अच्छे हैं, ये अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में लेकर जा रहा है, अच्छा जो है वो खान पान दे रहा है, अच्छा जो है वो हॉस्पिटल का भी यूज कर रहा है, और एक व्यक्ति है बहुत गरीब है, ठीक है, ये गरीब व्यक्ति है। तो इन दोनों के बीच में भी एक स्ट्रगल है, एक संघर्ष है, क्योंकि संघर्ष है संसाधनों का। ये स्कूल, ये हॉस्पिटल, ये रिसोर्सेज हैं, ये हमारे सारे, ये हमारा सड़क, बिजली, पानी, अच्छा खाना, ये सब क्या है? ये रिसोर्सेज है हमारे, ये लिमिटेड हैं। इकोनॉमी में मैंने पढ़ाया था, आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट आवर नीड्स आर इनफाइनाइट। हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं परंतु हमारे संसाधन सीमित। अब सवाल यह है कि तुम मुझे बताओ कि इन दोनों में किसको ये संसाधन प्राप्त होंगे? ये अमीर व्यक्ति को, रिच, या पुअर? सारे संसाधन है, शिक्षा एक संसाधन है, अच्छा स्वास्थ्य एक संसाधन है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर संसाधन है, बिजली, पानी, साफ पीने का पानी, खाने की सुविधा, ये संसाधनों के रूप में हमारे पास आ रहे हैं। ये हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं हमारी, जिनके बिना हमारा गरिमापूर्ण जीवन नहीं। टॉयलेट भी उसी के अंतर्गत आता है। तो सवाल यह है कि इन दोनों में कौन इन संसाधनों पर कब्जा करेगा, किसको यह हासिल होगा? अब जरा भारतीय समाज को बहुत ही माइक्रो लेवल पे ले जाकर समझा रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करो। मुझे बताओ किसके हिस्से में ये जो है वो आएगा? रिच को, सबने कह दिया। तो मुझे बताओ क्या इन दोनों के बीच में संघर्ष होगा या नहीं होगा? संघर्ष इन दोनों के बीच में होगा और इसको पाने के लिए भी होगा। जब इसको कोविड होगा, इसको बीमारी होगी, तो क्या इसको अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ध्यान से मुझे बताओ। तो ये देखो, तो इसमें दो शब्द हैं, एक तो पुअर्टी, गरीबी क्या करेगी? इसको संसाधन विहीन करेगी, इसको जो है रिसोर्सलेस करेगी, तो इसको रिसोर्सेस पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो संघर्ष, समाज में जो संघर्ष वर्ड है, अगर मैं पूरे पेपर को एक शब्द में डिफाइन कर दूं तो स्ट्रगल इज द ओनली वे। जितना मैंने पढ़ा, सोचा, समझा, जाना है, मुझे लगता है कि हमारे समाज में ये जो गतिशीलता है, वो लोग जो गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं और वो जो वहां पर जड़वत हैं, या तो हिल नहीं रहे हैं, या हिलना नहीं चाहते हैं, या हिल नहीं पा रहे हैं, जिनका मूवमेंट नहीं हो पा रहा। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं लेकिन हमारे पास उस मूवमेंट करने के लिए कोई तरीके उपलब्ध नहीं होते हैं। तो ये जो संघर्ष होता है वो बेसिकली हमारे ही इस समाज का एक कैरेक्टर तय करता है। तो जहां तक मैं समझ पाया हूं यूपीएससी को, वो बेसिकली स्ट्रगल शब्द ही इस पूरे सिलेबस का कोर है। एग्जाम्पल लेता हूं, डेवलपमेंटल इशू, आपको लगता होगा अरे सड़क बना दिया, अरे भाई बिजली बना दी, तो ये डेवलपमेंट हो गया। अब जैसे मैं एकदम फिर दोबारा एग्जाम्पल लेता हूं। अब क्या है, अब इनका नाम मैं बदल देता हूं। ये हमारे भाई साहब उद्योगपति हैं, जो किसी जंगल को, और किसी, ये हमारे उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, किसी जंगल को, अब आप यहां पे रखिएगा, बताइएगा मुझे, ठीक है? स्ट्रगल डेवलपमेंट में भी, पुअर्टी में भी स्ट्रगल समझ में आया कि भाई संसाधन भी नहीं, संसाधन चाहिए, स्ट्रगल होगा। डेवलपमेंट में स्ट्रगल करा दूं, चलो करा लेते हैं। ये भाई साहब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनको एक बहुत बड़ा जंगल का एरिया चाहिए, वहां पर माइंस निकालनी, इनको जो है वो बढ़िया लोहा कोयला निकालना है। अब यहां पर ये व्यक्ति जो है वो आदिवासी है, पुअर नहीं है, आदिवासी है, उसको गरीबी अमीरी से लेना नहीं, वो अपने नेचुरल इकोसिस्टम में जी रहा, वो ट्राइबल एरिया में जी रहा, वो प्रकृति के साथ खुश है, ठीक है? वो जैसे भी जी रहा, वो अपनी प्रकृति के साथ खुश है, उसको कंद मूल फल मिल जा रहा है, अपने जीवन की चीजें मिल जा रही है। वो पूरी दुनिया से कटे हुए, उनको नहीं पता व्हाट इज द इकोनॉमिक सिस्टम, व्हाट इज द जीडीपी, वो अपनी दुनिया में मस्त है, ठीक है? परिवार मस्त है, नाच रहा है, गा रहा है, सुबह खाने को, शाम को खाने को मिल जा रहा है, बहुत है इतना। वो ट्राइबल लोग हैं, यहां अमीरी गरीबी का सेगमेंट नहीं है। बट ये आदमी, इस आदमी की जमीन चाहता है, इसको उसके जंगल, इसके परिवेश से निकालना चाहता है, जहां से ये खास संस्कृति, ये खास कल्चर जो बाहर की दुनिया के लोगों के साथ नहीं मिल सकता, वो यहां पर ही रह सकते हैं, यहीं पर ही सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है? और ये बोल रहा है नहीं, हम तो आपको प्रोग्रेसिव बनाएंगे, आपको जंगल से बाहर निकाल देंगे। इसको जंगल चाहिए, कह रहा है कि मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से मैं डेवलपमेंट कर रहा हूं, मैं यहां सड़कें बनाऊंगा, मैं माइंस बनाऊंगा, भारत यहां से जो कोयला निकलेगा वो बिजली बनाने के काम आएगा, घर घर बिजली पहुंचेगी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रहा है। लेकिन इस आदमी की जंगल और जमीन दोनों छीन लिए गए। अब मुझे बताओ, या माइंस में इसको विस्थापित कर दिया गया, मारा गया, पीटा गया, और डेवलपमेंट प्रोसेस यहां पर स्ट्रगल जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मुझे आप इसका आंसर दें कि यह संघर्ष को जन्म देगा कि नहीं देगा। जो डेवलपमेंट की परिभाषा आपकी है, आपके लिए यह डेवलपमेंट है कि मुझे बिजली चाहिए, मुझे और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हाई वोल्टेज चाहिए, मुझे और ज्यादा जो है वो मिनरल्स चाहिए। लेकिन जो आपके लिए डेवलपमेंट है वो जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो। उसको विस्थापित होना पड़ेगा, उसको अपने परिवेश को छोड़ना पड़ेगा, जहां से उसने
जन्म लिया वो परिवेश, जो बाहरी परिवेश है जिसमें वो रह नहीं सकता, वहां पर वो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि हमें डेवलपमेंटल इश्यूज ऑल्सो क्रिएट अ स्ट्रगल। अगर ऐसा नहीं होता तो किसानों की भूमि अधिग्रहण को लेकर देश में इतना बवाल नहीं होता, ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र में जो है वो गोलियां नहीं चलती। आज भी जो आपने देखा होगा भूमि अधिग्रहण के मामले, विकास के मामले, पुल बनाने के मामले, नदियों को जो है वो विकसित करने के मामले में आपने देखा होगा डेवलपमेंटल इश्यूज में आपको ढेर सारे संघर्षों को देखना पड़ता है। क्लियर है? मानते हैं इस बात को? पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू, जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे हमारी संसाधनों के लिए रस्साकसी बढ़ती चली जाएगी। आपने देखा होगा कभी, जैसे मैं एक बार क्या हुआ, कश्मीरी गेट, कहने को तो दिल्ली है, राजधानी है, लेकिन कभी आप कश्मीरी गेट आए तो वहां पर आपको दिखाई पड़ता है कि बहुत ढेर सारे गरीब जो है फुटपाथ पे सोते हैं, उनके पास सेगमेंट नहीं होता। हम क्या हुआ, जाड़े के दिनों में कंबल लेकर गए और हमने कंबल बांटने की कोशिश की, तो हमने जो है वो एक गाड़ी भरकर जो है कंबल लेकर गए। अब वहां पर कंबल के लिए गरीबों के अंदर मारामारी शुरू हो गई। अब देखिए, मैं यहां अमीर और गरीब की बात नहीं कर रहा हूं, तो वो व्यक्ति जो वहां पर बैठा हुआ वो मारामारी वहां शुरू हो गई भयानक तरीके से। अच्छा, एक दूसरे को वो धक्का दे रहे हैं, अब एक दूसरे को मार रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं, साहब इसको कंबल मत दीजिएगा, ये जो है जाके बेच देगा, ये नशेड़ी है, ये गांजा लेता है, इस तरह के आके शिकायत कर रहे, बोले हमें दे दीजिए। एक जा रहा है वो कंबल चुरा फिर पीछे आके लाइन में लग रहा है। तो अब ये स्ट्रगल जो है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है, रिसोर्स उनके पास नहीं है, जीवन जीने के लिए उनके पास कंडीशन नहीं है। उसमें से हो सकता है कई लोग कंबल ओढ़े भी ना, वो जाके बेच देंगे और बेच करके वो 50-60 रुपए जो उन्हें मिलेगा उससे वो अपना खाना या अपनी और जरूरतें जो है वो पूरी करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल ही संसाधनों के स्तर पर, रिसोर्स के स्तर पर बिल्कुल नीचे गिरे हुए हैं। और अगर कभी भी आप कश्मीरी गेट जाएंगे तो आपको ये चीजें दिखाई पड़ती हैं कि उनके पास न सोने की जगह है, न उनके पास खाने की कोई जगह है, वो बहुत ही अमानवीय स्थिति में भारत की राजधानी में रहने को मजबूर है। और आपके ही शहरों में ऐसी जाने कितनी राजधानियां होंगी जहां इस तरह के लोगों से आपकी लगातार जो है वो आपको मुलाकात होती है। अब ये संघर्ष इतना, पॉपुलेशन की वजह से ये संघर्ष अब गरीबों से गरीबों के बीच में होता चला जा रहा है, क्योंकि अब संसाधन माइक्रो लेवल पे गायब हो गए। तो अब अमीर और गरीब दो वर्गों के बीच में, जो मार्क्स ने कहा कि जो है वो बुर्जुआ और सर्वहारा के बीच में संघर्ष होता है, हैव्स और हैव नॉट के, वो नहीं हो गया। अब तो संसाधन इतने कम, आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि राष्ट्र अपने पूरी ताकत लगा के भी संसाधन नहीं दे सकता। इकोनॉमिक थ्योरी कहती है कि हमें संसाधन बढ़ाना चाहिए, हमें जीडीपी बढ़ाना चाहिए, लेकिन जो नेचुरल थ्योरी होती है, जिसको लिमिट टू ग्रोथ थ्योरी कहते हैं, लिमिट टू ग्रोथ थ्योरी कहती है बोले पृथ्वी कहां से तेरे संसाधन लेकर आएगी, तो मुझे बताओ। आज यूनाइटेड नेशन अपनी रिपोर्ट में कहता है कि आज अगर हम जिस हिसाब से उपभोग कर रहे हैं, हमारा जो उपभोग मॉडल है, जो वेस्टर्न मॉडल है, वो जितना पर कैपिटा कंजप्शन करोगे उतना ग्रोथ करोगे। बोला तुम्हें आज की 2045 आते आते तुम्हें 3 पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी, 3 पृथ्वी के संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, तब इस दुनिया के लोगों की तुम जो है नीड्स को पूरी कर पाओगे। इसका दूसरा मतलब होता है 3 पृथ्वी तो हमें मिलने वाली नहीं है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि केवल 1/3 लोगों की जरूरतें ही पूरी हो पाएंगी। 1/3 जो पॉपुलेशन है वही केवल अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाएगा, अदरवाइज जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है उसकी नीड्स कभी फुलफिल नहीं होगी। वो हमेशा संसाधनों के लिए इस दुनिया में संघर्ष होगा। और अगर कल की बात है, अगर शायद आज का न्यूज़पेपर उठाओगे, मैंने अभी तक उसको पढ़ा नहीं है, मैंने कल जो है ऑनलाइन उसको पढ़ा, आपने देखा यूएन के जो चीफ हैं, यूएन के जो हेड हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया कभी इतनी विभाजित नहीं थी। द वर्ल्ड वाज नेवर बीन डिवाइडेड एट सो डीपली। और हम एक बहुत खतरनाक दुनिया में जी रहे हैं, हमारा विभाजन बढ़ता चला जा रहा है। हम सभ्यताओं के टकराव की तरफ, जो हंटिंगटन ने कहा था, हम उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, संघर्ष बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या आपने वो न्यूज़ पढ़ी? अगर पढ़ी तो मुझे बताएं कि जहां पर गुतेरस ने जो है, जो यूनाइटेड नेशन के चीफ हैं, उन्होंने यही बात कही कि अब पूरी दुनिया अभी तक अतीत में इतनी विभाजित कभी नहीं थी, और ये विभाजन जितना बढ़ता जाएगा, हमारे संघर्ष, हमारे स्ट्रगल उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। ये कभी धर्म के नाम पर, पहचानों के नाम पर, संस्कृतियों के नाम पर, आर्थिक नाम पर, पश्चिम और पूरब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, सागरों के 2 किनारों के नाम पर, जाने कितनी तरह से ये विभाजन गहरे होते चले जा रहे हैं। और ये संघर्ष एक ऐसे समाज को, क्योंकि पूरा विश्व भी तो इसी तरह के समाजों से मिलकर बना हुआ है, ये पूरे समाजों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देंगे। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अभी आपने अफगानिस्तान में जो जो घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में आपको छोटी सी खबर तो होगी। पहले उस समाज के अंदर एक सत्ताधारी और सत्ता विरोधी तालिबान के साथ संघर्ष शुरू होता है। अभी आपने देखा आईसिस और तालिबान के साथ संघर्ष शुरू हो गया, और वहां बम फोड़कर उन्होंने जाने कितने लोगों की जान ले ली। इससे पहले काबुल एयरपोर्ट पे उन्होंने बम फोड़ा। इसका मतलब है कि एक ही धर्म को मानने वाले, खलीफा के शासन को जानने वाले, या जो है वो इस्लाम को जानने वाले लोग ही एक दूसरे की जान ले रहे हैं। यानी पहचाने कितनी माइक्रो लेवल पे जा रही हैं। पहले तो
यह था कि इस्लाम वर्सेस अलग जो है वो धर्मों के बारे में एक जो है जिहाद है या एक युद्ध है, लेकिन अब तो जो मार रहे हैं और जो मर रहे हैं दोनों एक ही धर्मों को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनकी मान्यताओं में, उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं में, उनके पावर स्ट्रगल में। कहानी शुरू हुई धर्म के स्ट्रगल से, सांस्कृतिक जो है टकराव से, कि ये पश्तो लोग हैं, ये फलाने हैं, ढिकाने हैं, ये इस धर्म को मान रहे हैं। ठीक है, पहले आपने जो है वो इस धर्म बनाम कि मैं रशिया के खिलाफ लड़ना है, मुझे अमेरिकन क्रिश्चियंस के खिलाफ लड़ना है, पहले आपने जो है वो एक धार्मिक लड़ाई, एक धार्मिक जिहाद को शुरू किया, एक कल्चरल आइडेंटिटी को स्टैब्लिश किया। लेकिन अगर तुम्हारा धर्म और जो मारने वाला और मरने वाला दोनों का धर्म समान है, तो अब तुम्हारा संघर्ष क्यों हो रहा है? अब तुमने क्यों बम फोड़ा? अब तो तुम्हें मान लेना चाहिए कि शरिया के नियम आ गए, महिलाओं को बुर्के में कैद कर दिया गया, महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती हैं। तो अब किस बात की लड़ाई? अब लड़ाई, अब यहां पर सांस्कृतिक पहचानें छोटी पड़ गई। समझ गए आप?